नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एच के विद जीके में, ह्यूमैनिटीज नॉलेज विद गौरव कुमार में। आज हम लोग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पीजेंट मूवमेंट एंड अपराइजिंग आफ्टर 1857। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमें मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए, और ये बुक कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जरूरी है। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है वीडियो, ये जरूर बताइएगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने तीसरे चैप्टर की। आज की हमारी वीडियो का शुरुआत इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के तीसरे चैप्टर के साथ होने जा रहा है, जिस चैप्टर का शीर्षक है पीजेंट मूवमेंट्स एंड अपराइजिंग आफ्टर 1857। मतलब मजदूरों का मूवमेंट, आंदोलन और उनका अपराइजिंग। तो चलिए इस चैप्टर को हम शॉर्ट में समझने का कोशिश करते हैं। बड़े फैले हुए जमींदारी एरिया में जो मजदूर लोग थे वो जमींदार के रहमो करम पे थे, और जमींदार उन्हें रेंट पे जमीन देता था और इल्लीगल कर वसूलता था उनसे, और उस कर के लिए वो उन्हें भीख मांगने तक के लिए मजबूर करता था। रोयतवाड़ी इलाके में सरकार खुद ही कई गुना कर वसूलती थी। जब मजदूर इस अत्याचार को ज्यादा सहन नहीं कर पाते थे, तब वो अपने ऊपर जो अत्याचार होता था उसके लिए रजिस्ट करते थे, उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। तब वो पता करते थे कि घरेलू लोग जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव उपनिवेशवाद का जो प्रशासन है वो उन पे अत्याचार कर रहा, तब वो असली दुश्मन का पता करते थे। जब सामने का दीवार हटता था तब उन्हें पता चलता था वो तो उप कॉलोनियल स्टेट है। कई सारे मजदूरों को मजबूरीवश चोरी डकैती करना पड़ता था जब वो भूख से तड़पते थे और उनकी सामाजिक स्थिति गड़बड़ा जाती थी। सबसे बड़ा लड़ाई वाला और सबसे ज्यादा फैला हुआ मजदूरों का आंदोलन जो इंडिगो रिवोल्ट था, जो कि 1859 से 1860 तक हुआ। शुरू से ही इंडिगो यानी नील बहुत ही खराब और तरीके से उसकी खेती होती थी, कठिन तरीके से, और उसमें कल्टीवेटर्स जो उसको रोकते थे उनको कई सारा लॉस होता था, और इसका जो प्राइस दिया जाता था इंडिगो प्लांट का वो मार्केट प्राइस से भी कम दिया जाता था। मजदूरों किसानों को मजबूरी वर्ष नील की खेती उसके सबसे अच्छे भूमि पे करनी होती थी, चाहे वो वहां चावल भले ही उगाना चाहता हो जिससे उसे ज्यादा कमाई हो। जो ये खेती करवाते थे प्लांटर्स, कई बार तो वो कानून से भी ऊपर होते थे, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट थे ज्यादातर यूरोपियन, वो उन्हें फेवर करते थे क्योंकि वो उनके साथ खाना खाते थे और शिकार पे जाते थे। कर प्रोक्लेशन की खबर पूरी तरह बंगाल में फैल गई थी। तब मजदूरों ने, किसानों ने सोचा कि अब इस खराब सिस्टम को हटाने का वक्त आ गया है। उनका मकसद था कि यह शांति से ही निपट जाए। इसकी शुरुआत गोविंदपुर के रॉयट्स के द्वारा हुई थी, जो गोविंदपुर नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता। दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा के अंतर्गत, जो कि पहले पूर्व कर्मचारी थे प्लांटर्स लोग के अंदर, उन्होंने खेती छोड़ दिया था। और जब प्लांटर्स जो खेती करवाते थे, लोगों से अत्याचार करते थे, उन्होंने 100 लोगों का लाठी का झुंड भेजा। जब भी ये लोग थोड़ा आंदोलन करते थे, कुछ बोलते थे, लाठी का झुंड भेज के उन्हें घर पे मारते थे। तो 100 लोगों का लाठी का झुंड भेजा, जिन्हें लाठियाल्स बोलते थे। दे ऑर्गेनाइज, मगर
दिगंबर बिस्वा और विष्णु बिस्वा के अंदर उन्होंने अपना एक फोर्स तैयार किया उसके खिलाफ, और उनके खिलाफ लड़े, उन्हें वापस खदेड़ दिया। ये जो नील के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, नील के खेती के खिलाफ, ये एक बार फिर से फैला 1860 में, और इस बार पूरे बंगाल में फैल गया। उनके द्वारा एक के बाद एक फैक्ट्रियों पे, उद्योग पे अटैक किया जा रहा था, और वो एक के बाद एक अपने गांव को बचाने में कामयाब रह रहे थे। कई बार जब पुलिस पकड़ने आता था तब पुलिस पे ही हमला किया जाता था, और पुलिस पोस्ट पे भी हमला किया जाता था। और आखिरकार जो प्लांटर्स थे वो यूनाइटेड एक साथ जो रेजिस्ट हुआ था मजदूरों का, उसको वो सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने अपने फैक्ट्री बंद कर दिया। और वर्चुअली कल्टीवेशन जो नील का था वो बंगाल से खत्म हो गया 1860 में। इंडिगो रिवोल्ट सक्सेस होने का कई कारण थे, जैसे उनका एक दूसरे से कॉर्पोरेशन अच्छा था, उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो रूप था वो भी सही था, डिसिप्लिन बना के वो रहते थे, और दूसरी हिंदू और मुस्लिम के बीच उनके बीच यूनिटी थी। और इंडिगो रिवोल्ट में वहां के जो बंगाल के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने संगठन बनाया, कैंपेन चलाया और उनका सपोर्ट किया। उन्होंने अखबार में छपवाया, संगठन बनाया, मास मीटिंग, बहुत बड़ी भीड़ बुलवाई, मेमोरेंडम तैयार किया, और उनके जो गिरफ्तार थे, उनके जो दुख थे, उनको सपोर्ट करने के लिए लीगल बैटल भी लड़ते थे कोर्ट में। हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि एडिटर थे हिंदू पत्रोहित का, उन्होंने लिखा मई 1860 में, बंगाल जो है वो अपने किसानों मजदूरों पे गर्व करेगा, क्योंकि वो ताकत चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, राजनीतिक ज्ञान चाहते हैं, और लीडरशिप भी चाहते हैं। बंगाल के जो लोग थे उनका महत्व था सामाजिक इतिहास पे, जो उनका रिवॉल्यूशन पे था, जो उस समय किसी सामाजिक इतिहास के किसी और कंट्री में नहीं हुआ था। जबकि उनके सामने सरकार थी, उनके सामने कानून था, उनके खिलाफ सारे ट्रिब्यूनल्स थे, उनके खिलाफ प्रेस था। उन्होंने ऐसा सक्सेस को अचीव किया जो हर लोगों को मिलेगा, और आने वाले जनरेशन को मिलेगा, हम लोग के देशवासी को उसका फायदा होगा। बंगाल का ज्यादातर हिस्सा एग्रीगेरियन अनरेस्ट यानी खेती बाड़ी में दिक्कत से गुजर रहा था 1870 से 1880 के शुरुआती दशक में। इस दिक्कत का कारण था कि जो जमींदार लोग थे उन्होंने कई गुना लिमिट से ज्यादा कर लगा दिया था, और टेनेंट्स को उसके अधिकार अंडर आर्टिकल एक्ट 10 ऑफ 1859 से भी वंचित कर रहे थे। जो मजदूर लोग थे वो भी अब ये अत्याचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। मई 1873 को एग्रीगेरियन लीग बनाया गया, यूसुफ शाही के अंतर्गत, उनके नेतृत्व में, जो बना परगना इन पवना डिस्ट्रिक्ट, जो जमींदार के खिलाफ खड़ा हो गया, जमींदार के अत्याचार वाली मांगों के खिलाफ खड़ा था। लीग ने रेंट स्ट्राइक बुलाया, क्योंकि जो रोयट्स थे वो उन्हें रिफ्यूज किया जाता था प्रॉपर रुपया देने से या रुपया बढ़ाने से, एंड चैलेंज, और उन्होंने जमींदार को कोर्ट में चैलेंज किया। यह जो स्ट्रगल था धीरे धीरे पवना डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरे पूर्वी बंगाल में फैल गया। यह जो स्ट्रगल था पूरी तरह लीगल तरीके से लड़ा गया, बहुत कम वायलेंस हुआ। यह सिर्फ वहां होता था जैसे जमींदार फोर्स ताकत के द्वारा उन्हें रोकना चाहते थे। सिर्फ बहुत कम केस हुए जहां जमींदार का घर लूटा गया, सिर्फ बहुत कम केस हुए जहां पुलिस स्टेशन पे हमला किया। इस आंदोलन के समय रॉयट्स लोग सीख गए, जान गए अपने कानून और अपने लीगल अधिकारों के बारे में, और शांतिपूर्वक
आंदोलन करने के बारे में भी। जहां पे वायलेंस होता था वहां गवर्नमेंट जमींदार का साथ देती थी। वहां पीजेंट्स को, मजदूरों को बड़ी संख्या में पकड़ा गया, मगर उसने न्यूट्रलिटी अपनाई जहां पे पीसफुल आंदोलन चल रहा था, और उसने प्रॉमिस किया कि वो फुलफिल करेगा। उसने अपना प्रॉमिस निभाया, बंगाल टेनेंसी एक्ट बनाया, मगर वो इम्परफेक्ट था, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, मगर वो एक्ट आया 1885 में। ये बात इंटरेस्टिंग है जानकारी के लिए कि जो लीडर्स थे उन्होंने स्लोगन अपनाया कि रॉयट्स जो है उनके मालिक सिर्फ क्वीन है, सिर्फ क्वीन ही। और इस कारण से जो ऑफिशियल एक्शन था वो सिर्फ इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत होता था, और ये आर्म्ड रिप्रेशन का भी कारण नहीं, जैसे अंग्रेज लोग किए थे और संथाल और मुंडा लोग के खिलाफ। एक बार फिर बंगाल के जो मजदूर लोग थे उन्होंने पूरे तरह हिंदू मुस्लिम सॉलिडेरिटी दिखाया, जबकि ज्यादातर रॉयट्स मुस्लिम थे मेजोरिटी में और ज्यादातर जमींदार हिंदू थे मेजोरिटी में। इस केस में कई सारे युवा भारतीय और बुद्धिजीवी लोग पीजेंट्स को सपोर्ट किए। इनमें से बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, बाद में 1880 में जब डिस्कशन चल रहा था टेनेंसी बिल पे, तो इंडियन एसोसिएशन बनाए जो लेड किया जा रहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली के द्वारा। उन्होंने टेनेंट्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्हें हेल्प किया रॉयट्स यूनियन बनाने में, और ऑर्गेनाइज हुई, और उनके लिए कई बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें 20,000 पीजेंट्स पहुंचे रेंट बिल के सपोर्ट में। बहुत बड़ा, बहुत विशाल एग्रीगेरियन आउटब्रेक पूना और अहमदनगर जिलों में हुआ महाराष्ट्र के 1875 में। उस समय 3 बड़े बदलाव हुए। 1860 के दशक में अमेरिकन सिविल वार के चलते कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया और प्राइस भी कई गुना बढ़ गई, मगर जब सिविल वार 1864 में खत्म हुआ तब अचानक उसमें बहुत बड़ी मंदी आ गई, गिरावट आ गई, और प्राइस कई गुना प्राइस गिर गए, और सरकार ने भी 50% टैक्स बढ़ा दिया। उस समय जिस समय बैड हार्वेस्ट हुआ था, जिस साल खराब खेती हुई थी, लगातार आंदोलन की शुरुआत हुई। दिसंबर 1874 में करदा गांव में, जो कि सुरूर तालुक में है, तो जो मजदूर लोग थे वो लोग मनी लेंडर्स, बड़े बड़े जो कर्ज देने वाले लोग थे मनी लेंडर्स, उनसे परेशान थे, वो उन पे अत्याचार करते थे। तो उन्होंने उनके दुकान पे जाके सामान खरीदने से मना कर दिया। कोई भी पीजेंट मजदूर उनके फील्ड को कल्टीवेट नहीं करता था। कोई भी गांव का जो स्टाफ सर्वेंट होता था वो उनके यहाँ नहीं जाता था। बार्बर्स, नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, मोची और जो भी लोग सर्व करते थे उन सब ने मना कर दिया। कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट उनके घर पे जाके काम नहीं करेगा, उन्हें सोशली आइसोलेट कर दिया। तब मनी लेंडर्स तालुक हेडक्वार्टर जा रहे थे, तब कोई भी एग्री नहीं होता था बुलेट कार्ट पे उन्हें ले जाने के लिए, और जो मजदूर लोग थे उन पे भी सामाजिक सैंक्शन लगा दिया गया जो इस बॉयकॉट का साथ नहीं देते थे। और सोशल बॉयकॉट तुरंत ही गांव से पूना, अहमदाबाद, सोलापुर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। 12 मई जो मजदूर लोग थे वो लोग गैदर हुए सुपा में, भीम तालुक में, ऑन द बाजार। उस दिन वो बाजार पे सिस्टमेटिक अटैक कर रहे थे, मनी लेंडर्स के घर पे, उनके दुकान पे। उन्होंने जो डेप्ट बॉन्ड थे, कागज थे, उसे
छीन के बर्बाद कर दिया, उनके घर लूट लिए और जला दिए। सरकार इस पे तुरंत हरकत में आई और सरकार ने 3 हफ्ते के अंदर ही इस मूवमेंट को दबा दिया। सरकार मतलब अंग्रेजी हुकूमत। यह जो मजदूरों का आंदोलन था, यह देश के दूसरे हिस्से तक फैला। मपिल्ला आउटब्रेक वो इंडेमिक था मालबार तक। हुक्का आंदोलन जो था पंजाब में, वो बाबा राम सिंह के द्वारा लीड किया जा रहा था, जो बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसे बर्बाद करने के लिए 49 जो रेबल थे उन्हें तोप से उड़ा दिया गया 1872 में। टेरिटोरियल रीच जो इन मूवमेंट का था वो भी लिमिटेड था और वो उसी पार्टिकुलर लोकेलिटी तक सीमित रहते थे और कोई भी कम्युनिकेशन का लिंकेज नहीं था। वो स्ट्रगल और लंबे समय तक आंदोलन भी नहीं कर पाते थे। मजदूर प्रायः तभी विरोध करते थे जब उनके पास कोई और साधन नहीं रहता था। मजदूर लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जान गए और वो अपने केस को कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर ही समाप्त कर देते थे। इन आंदोलनों में जो भारतीय मजदूर किसान लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा करेज दिखाया, स्पिरिट दिखाया, सेक्रीफाइस का, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी भी दिखाया, सॉलिडिटी भी दिखाया, धर्म और जाति से ऊपर उठ के। यही कारण था, ये क्वालिटेटिव डिफरेंस था 1857 के बाद, जो कि सिविल रिबेलियन से। रिवोल्ट जो 1857 का था, उसमें ट्राइबल अपराइजिंग डायरेक्ट चैलेंज कर रहा था कॉलोनियल लेजिटिमेसी को। तो ये जो मजदूरों लोग का आंदोलन था, ये बड़े तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में मदद करेगा, विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने में। ये सिर्फ उसी लिए नहीं था कि वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ पाए राष्ट्रीय, ये इसलिए भी था कि मजदूर लोग अपना क्लास डिमांड बनवाना चाहते थे और उन्होंने आधुनिक मजदूरों लोग का संगठन भी बना लिया। तो चलिए, हमारे तीसरे चैप्टर का अंत हुआ और हमें यह भी पता चल गया कि सिविल रिवेलियन और ट्राइबल अपराइजिंग से कैसे अलग था पीजेंट मूवमेंट, क्योंकि उस दोनों में अंग्रेज उसे दबाना चाह रहे थे और 1857 के बाद इसमें अंग्रेज का अलग बिहेवियर था और ये लोग भी लीगली लड़ रहे थे। चलिए, हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ। आप मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अगले वीडियो और चौथे चैप्टर में और चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस द मिथ, और 5वां चैप्टर होगा द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस द रियलिटी। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अब हम उस संगठन का पढ़ेंगे जो 1885 में स्थापित हुआ, जिसका आजादी में बहुत ही बड़ा योगदान था, और उसके बारे में, उसका जो फाउंडेशन, उसके बारे में क्या मिथ है हम लोगों के बीच, मगर और ये पढ़ेंगे। और अगले चैप्टर 5वें में क्या रियलिटी है, ये पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।